मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस वक्त भारत में हो रही है। एक आंदोलन जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, उसने सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया है। सिर्फ एक हफ्ते से भी कम समय में 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ये संख्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के फॉलोअर्स से भी ज्यादा है और निश्चित रूप से कांग्रेस से भी ज्यादा है। दोनों ही पार्टियां दशकों से मौजूद हैं। फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे युवाओं के बीच मौजूद गुस्से या शिकायत को इस्तेमाल करने और उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जीवन को बदल देने वाली परीक्षाओं की तैयारी में सालों लगा दिए हैं और जिनके लिए उनके परिवारों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और बहुत कुछ कुर्बान किया है। इनमें से कुछ परीक्षाएं लीक हो गईं, कुछ में धांधली हुई और कुछ तो बस क्रैश ही हो गईं। जी, और नीट की प्रस्तुति इस बार इसे कैसे सुनिश्चित करेगी, इस बार हमने और ज्यादा जानकारी दी है। मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस वक्त भारत में हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक मुहिम ने सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने एक हफ्ते से भी कम समय में 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। ये संख्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा है और निश्चित रूप से कांग्रेस से भी ज्यादा है। दोनों पार्टियां दशकों से मौजूद हैं, फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे युवाओं के बीच मौजूद गुस्से या शिकायत का इस्तेमाल करने और उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जड़ में असली समस्याएं हैं। ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जीवन को बदल देने वाली परीक्षाओं की तैयारी में सालों लगा दिए हैं और जिनके लिए उनके परिवारों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और बहुत कुछ कुर्बान किया है। उनमें से कुछ परीक्षाएं लीक हो गईं, कुछ में धांधली हुई और कुछ तो बस क्रैश ही हो गईं। जैसे उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए नीट, आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जेई, कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कई सरकारी पदों के लिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अब हाल ही में सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सूची बस बढ़ती जा रही है। सीधी बात है, यहां सच में एक असली दर्द है। तो ये वीडियो ये नहीं कहेगा कि छात्रों का गुस्सा होना पहली नजर में गलत है। वे गलत नहीं है, लेकिन ये वीडियो ये भी कहेगा जो मुझे लगता है कि हर युवा भारतीय को सुनना चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है। इस आंदोलन के पीछे एक रणनीति है जो असली है और जंग आजमाई हुई है। एक 60 साल पुरानी रणनीति समय की कसौटी पे खरी उतरी। एक ऐसी रणनीति जिसने मिस्र में सरकारें गिरा दी, लीबिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। फिर से ये सूची बस बढ़ती जा रही है और अगर आप इसे जैसा है वैसा नहीं देखेंगे तो आप भी उन्हीं देशों की तरह हो जाएंगे। बेहतर नहीं, बस और भी बुरा। मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जब छात्र सच में गुस्सा होते हैं और एक आंदोलन शुरू करते हैं तो वो आमतौर पर कैसा दिखता है? स्पष्ट सोचिए, ये बिखरा बिखरा सा दिखता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं। संदेश हर जगह बिखरा हुआ होता है। कोई एक पोस्टर पे टाइपो कर देता है, 2 नेता कैमरे पर आपस में असहमत हो जाते हैं। मांगे लगातार आती और बदलती रहती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सब कुछ चलते चलते ही समझ रहे होते हैं। यही असली स्वतः स्फूर्त गुस्से की पहचान है। अब कॉकरोच जनता पार्टी को देखिए, पहले ही दिन ब्रांडिंग एकदम परफेक्ट थी। मीम्स भी वे हैरान करने वाली हद तक एक जैसे थे। टोन, लोगो, कंटेंट सब कुछ शुरू से ही प्रोफेशनल स्तर का था। और अब बढ़ोतरी को देखिए, यह सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा, जबकि वो असली समस्या थी। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, फिर भी थर्ड पार्टीज जिनके साथ एनटीए काम करता है और फिर सीधा सरकार। तो असल बात यह है कि इस पार्टी की मांग वहीं रुक गई। परीक्षाओं को ठीक करने की मांग से बात यहां तक आ गई कि अब यह सरकार ही जानी चाहिए। ये बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रभावित छात्रों को लगा कि यही सही दिशा है।
ये बदलाव सोची समझी रणनीति के तहत कुछ राजनीतिक मकसदों के लिए किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि छात्र और उनकी शिकायतें झूठी हैं। मैं कह रहा हूं कि छात्रों के इर्द गिर्द जो आंदोलन है वो स्वाभाविक नहीं है। इसमें फर्क है। छात्रों की शिकायतें ईंधन है, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा है और मंजिल वो नहीं है जो छात्र सोच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बारे में आपके साथ, क्योंकि यह हिस्सा बहुत जरूरी है और इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। भारत ने अपनी राष्ट्रीय परीक्षाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दिया। जी नीट, सीयूईटी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाएं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ये सही फैसला था। पुराने सिस्टम में दशकों से हर जगह पेपर लीक होते रहे थे। अपराधी नेटवर्क पूरे देश में राज्य परीक्षा बोर्डों में घुसे हुए थे। इस पूरे सिस्टम को बदले बिना इसे ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए डिजिटलीकरण या डिजिटल होना देश और छात्रों दोनों के लिए बिल्कुल सही कदम था। लेकिन जिन्होंने डिजिटल सिस्टम बनाया, उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इसे लाखों छात्रों को संभालने के लिए बनाया था। उन्होंने इसे उन अपराधियों को संभालने के लिए नहीं बनाया था जो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। नीट 2024, सीबीआई ने एक पेपर लीक का सुराग पटना के हजारीबाग तक पाया। अधिकारियों को समझौता करना पड़ा था। ब्रोकरों ने पेपर बांट दिया। 155 छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले ही वे सवाल मिल गए थे। पुराने ढंग का भ्रष्टाचार बस नए सिस्टम में ढल गया। फिर आया जी 2021। ये सबसे खतरनाक है। नोएडा की एक कंपनी अफिनिटी एजुकेशन खुद को एक वैध शिक्षा सलाहकार के रूप में पेश कर रही थी। ये एक आपराधिक गिरोह का मुखौटा थी। उन्होंने क्या किया, ये देखिए। उन्होंने प्रश्न पत्र नहीं चुराया, उन्हें इसकी जरूरत ही पड़ी। लाइव परीक्षा के दौरान उनके लोग परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों तक दूर से पहुंच गए, जब नामांकित उम्मीदवार स्क्रीन के सामने बैठकर काम करने का नाटक कर रहे थे। सॉल्वर कहीं और बैठे ले से। उन्होंने उन उम्मीदवारों की ओर से सवालों के जवाब दिए जिन्होंने इस सेवा के लिए पैसे दिए थे। असल में उस ऑपरेशन में एक यूक्रेनी हैकर भी शामिल था। सोचिए जरा, पेपर सुरक्षित था, तकनीक भी नहीं टूटी थी, लेकिन परीक्षा पूरी तरह से समझौता हो चुकी थी। यही है, इतनी जटिलता तक ये सब पहुंच चुका। और सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 में टीसीएस ने स्वीकार किया है कि उनकी प्लेटफॉर्म ने लाइव राष्ट्रीय परीक्षा के दौरान 2 घंटे तक काम करना बंद कर दिया था। 2 घंटे। सैकड़ों हजारों छात्रों के लिए जिनका पूरा भविष्य उसी एक दिन पे टिका हुआ है। ये असफलताएं असली हैं। छात्रों का नाराज होना बिल्कुल जायज है। उन्होंने सालों मेहनत की है, परिवारों ने उनकी पढ़ाई, उनकी तैयारी में पैसे लगाए हैं और उन्होंने सच में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ एक ऐसे सिस्टम की वजह से खतरे में पड़ गया जिसे ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। लेकिन यहां एक सवाल है, उस नाराजगी से जो अब गुस्से में बदल गई है, सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, छात्रों को या किसी और को? अब चलिए किसी और मुद्दे पे चलते हैं। मार्च 2026 में एक और घटना घटी जिसे ज्यादातर लोग इस कहानी से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। टीसीएस नासिक केस, 9 एफआईआर दर्ज की गई, 7 गिरफ्तारियां हुई। एनआईए, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो तीनों ने एक साथ जांच शुरू की। 6 महिला पुलिस अधिकारियों ने टीसीएस की सुविधा के अंदर 40 दिन तक अंडरकवर काम किया। 40 दिन, क्योंकि टीसीएस के अंदर खुद 4 साल के ऑपरेशन में जो हो रहा था उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। इसे याद रखिए, 4 साल। जो लोग गिरफ्तार हुए वे छोटे कर्मचारी नहीं थे, वे टीम लीडर, एचआर मैनेजर थे। कंपनी के अंदर असली अधिकार रखने वाले लोग थे। आरोपों के दस्तावेजों में 4 साल तक चलाए गए एक संगठित ऑपरेशन का जिक्र है, जिसमें हिंदू महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, उन्हें गुमराह किया गया, दबाव डाला गया, उन पर धार्मिक दबाव बनाया गया और जिस एचआर सिस्टम को शिकायतें मिलनी चाहिए थी वो उन्हीं लोगों के हाथ में था जो आरोपियों से जुड़े हुए थे। इसलिए शिकायतें कहीं नहीं पहुंची। और फिर यह भी है, जांचकर्ताओं ने मलेशिया, पाकिस्तान और अन्य देशों में स्थित बाहरी हैंडलर्स की पहचान की। निदा खान जो एचआर में थी, उनके लैपटॉप और फोन से पता चला कि उनके 136 कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क थे जो कई देशों में फैले हुए थे। असल में वो पाकिस्तान स्थित संगठनों और व्यक्तियों के साथ वीडियो कॉल में भाग लेती थी।
जो उन्हें खासतौर पर धार्मिक रूपांतरण के तरीकों में प्रशिक्षित कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट में हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाना। अब इन बिंदुओं को जोड़िए। यही टीसीएस अपनी यूनिट टीसीएस आयन के जरिए भारत में इन शीर्ष परीक्षाओं में से अधिकांश का संचालन करता है। तो टीसीएस जेई चलाता है, टीसीएस नीट चलाता है, टीसीएस सीयूईटी चलाता है, टीसीएस। ये कंपनी करोड़ों युवा भारतीयों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत डेटा को संभालती है। पिछले कई वर्षों में जिसने भी कोई बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा दी है, उसका डेटा इसी सिस्टम में है। एक ऐसी कंपनी जो अपने ही दफ्तर में 4 साल तक चल रही एक संगठित आपराधिक गतिविधि को नहीं पकड़ सकी। हमें उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि उन अपराधियों के पास कौन सा डेटा पहुंच में था और क्या क्या कॉपी किया गया। भारत से कौन सा डेटा उन आतंकी संगठनों और उनके आईएसआई व अन्य खुफिया एजेंसियों के हैंडलर्स को भेजा गया जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यह सवाल न तो सार्वजनिक रूप से पूछा गया है और न ही इसका जवाब दिया गया है। और यह जरूरी है कि पूछा जाए, क्योंकि पाकिस्तान और मलेशिया का कनेक्शन यूं ही नहीं है। मलेशिया पाकिस्तान से जुड़े उन नेटवर्क्स का जाना माना केंद्र है जो भारतीय संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, और पाकिस्तान, खैर वो तो आतंक का सरगना है, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला है। तो आइए स्पष्ट बने, ये सिर्फ कार्यस्थल पर उत्पीड़न नहीं था, ये एक संस्थागत घुसपैठ थी जिसमें एक विदेशी समन्वयक शामिल था। और हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम मान लें कि टीसीएस द्वारा कराई गई परीक्षा में असफलताएं और अभी जो सीजीपी के विरोध हो रहे हैं, इन सब का टीसीएस में हुई इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मासिक, मुझे ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती। अब मैं आपको 1966 में ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ बनी रहिए। यहीं से सारी कड़ियां जुड़ती हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर रिचर्ड क्लोवर्ड और फ्रांसिस फॉक्स पिवेन ने एक पेपर प्रकाशित किया। वे गरीबी और कल्याणकारी प्रणालियों के बारे में लिख रहे थे, लेकिन असल में वे एक खाका तैयार कर रहे थे। एक ऐसा खाका जिससे सरकारों को संकटों से इतना जकड़ दिया जाए कि वे गिर जाएं। साफ शब्दों में कहें तो यही विचार था। हर सरकार के कुछ दबाव बिंदु होते हैं। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सच में पीड़ित हैं और सच में गुस्से में हैं। अगर आप उन लोगों को ढूंढ लें, उस गुस्से को संगठित करें और उसे एक ऐसे मुकाम तक ले जाएं जहां सब्र टूट जाए, तो सरकार इस बोझ के नीचे ढह सकती है। और जब सरकार गिर जाए तो आप अपने लोगों को सत्ता में बिठा सकते हैं। क्या ये सीधा, निर्मम और बेहद असरदार तरीका नहीं? और यही वो हिस्सा है जो इसे बनाता लड़ना इतना मुश्किल। आपको हमेशा शिकायतें गढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप असली शिकायत के साथ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि केवल असली पीड़ा ही असली गुस्सा पैदा करती है, और केवल असली गुस्सा ही वो आंदोलन खड़ा कर सकता है जो सच में सरकार को तोड़ सके। तो रणनीति ये है कि असली घाव को खोजो, उसमें एक राजनीतिक हथियार जोड़ दो और ये सुनिश्चित करो कि कोई ये ना समझ पाए कि घाव कहां खत्म होता है और हथियार कहां शुरू होता है। इस विध्वंसक ऑपरेशन में 4 चरण शामिल हैं, जिसे आज के समय में क्लोवर्ड पिवट रणनीति के नाम से जाना जाता है। हर बार ये बिल्कुल एक ही तरीके से काम करता है। पहला कदम, कोई असली शिकायत ढूंढो या एक शिकायत गढ़ लो, ऐसी कोई बात जो असली लोगों को चोट पहुंचा सके। दूसरा कदम, उसके इर्द गिर्द एक संगठन बनाओ, समस्या को हल करने के लिए नहीं बल्कि उसे और बढ़ाने के लिए। इसे और खराब और तेज और टकरावपूर्ण और ज्यादा दिखने वाला बनाओ। और तीसरा कदम, सरकार की प्रतिक्रिया को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करो। अगर वे सख्ती करते हैं तो वही कहानी बन जाती है, अगर वे झुक जाते हैं तो मांगे और बढ़ जाती हैं। किसी भी हालत में सरकार या तो कमजोर दिखती है या तानाशाही जैसी। इन लोगों के लिए दोनों ही नतीजे अच्छे हैं। और चौथा कदम, संकट चरम पर पहुंचने से पहले अपनी राजनीतिक विकल्प तैयार रखो। तो जब सरकार असफल हो जाती है, तुम्हारे लोग आगे आ जाते हैं। प्रतिभागी, छात्र, प्रदर्शनकारी, सड़क पर आम लोग। उन्हें इनमें से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। इनमें से ज्यादातर लोग कभी ये जान भी नहीं पाएंगे। वे अपनी नजरों में किसी असली चीज के लिए लड़ रहे हैं। वे जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे सिर्फ एक औजार भर हैं। यही बात इस रणनीति को इतना ताकतवर और साथ ही इतना खतरनाक बनाती है। अब क्लोवर प्रेवेंट रणनीति कोई सिद्धांत नहीं है। ये एक जंग आजमाई हुई, अच्छी तरह से सोची समझी विघटनकारी प्रणाली है।
मिस्र 2011 वहां असली पीड़ा थी, जिससे असली गुस्सा पैदा हुआ। वही पुराने दोषी, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, सम्मान की कमी और साथ ही एक बहुत ही संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो आंदोलन और उसके विस्तार की रूपरेखा को संभालने में मदद कर रहा था, जिसे विद्रोह शुरू होने से कई साल पहले ही विकसित कर लिया गया था। मुबारक गिर गए और फिर क्या हुआ? मुस्लिम ब्रदरहुड आई, फिर सेना वापस आ गई और तब से मिस्र उस अस्थिरता की कीमत चुका रहा है। जो लोग सम्मान के लिए सड़कों पे उतरे थे, उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला। उन्हें केवल अराजकता और असहनीय जीवन ही मिला। लीबिया 2011, गद्दाफी गिर गए और तब से लीबिया में कभी भी एक सुचारू सरकार नहीं रही। विदेशी सेनाएं अभी भी लीबिया की धरती पर लड़ रही हैं। जो लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे थे, वे अब एक असफल राष्ट्र में रह रहे हैं। असल में उन्हें बाजारों में सेक्स स्लेव के रूप में बेचा गया है। श्रीलंका 2020-22, वहां असली आर्थिक संकट आया, वहां असली पीड़ा थी। लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और हाँ, सरकार का प्रबंधन सही नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बदलाव आया, क्या वो बेहतर था? श्रीलंकाई लोगों से पूछिए। और अब चलिए बांग्लादेश 2024 की ओर चलते हैं। इस पर मैं चाहता हूं कि आप खास ध्यान दें, क्योंकि ये भारत में जो कोशिश की जा रही है उसका सबसे करीबी आईना है। छात्रों की कुछ हद तक जायज शिकायत थी अनुचित सिविल सर्विस कोटा। असली शिकायत को व्यापक और हिंसक प्रदर्शनों के जरिए गुस्से में बदल दिया गया। कुछ ही हफ्तों में शेख हसीना की सरकार चली गई। वे छात्र जो विरोध कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि पूरे आंदोलन को एक राजनीतिक बदलाव मिल गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपना अधीनस्थ बना लिया था। जो सरकार हसीना की जगह आई, उसके खुले तौर पर इस्लामी नेटवर्क से संबंध थे। बांग्लादेश का भारत के साथ रिश्ता, जो पहले मुश्किल लेकिन संभालने लायक था, लगभग एक रात में खुली दुश्मनी में बदल गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक जिन हालातों का सामना कर रहे हैं, उसके बारे में हम सभी जानते हैं और उसे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। जिन छात्रों ने मार्च किया था, वे एक ज्यादा न्याय संगत देश चाहते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा देश मिला जो अब पाकिस्तान के हितों की सेवा करता है। यही है इस रणनीति का परिणाम जब ये सफल होती है। अब जो मार्च करने वाले और पीड़ित लोग चाहते थे, वही है इस रणनीति का परिणाम जब ये सच में सफल होती है। जो मार्च करने वाले और पीड़ित लोग चाहते थे वो नहीं, बल्कि जो योजनाकारों ने इसके लिए डिजाइन किया था वही हुआ। भारत पहले ही इन सबसे 2 बार गुजर चुका है, और वो भी ज्यादा समय पहले नहीं। उदाहरण के लिए सीएए विरोध, शाहीन बाग आंदोलन जो 101 दिनों तक चला, जिसमें महिलाएं सड़क पर बैठी थीं और मुफ्त में बिरयानी मिल रही थी। वहीं देश विरोधी तत्व भारत और उसके चिकन नेक को तोड़ने की बातें कर रहे थे। बहुत ही कम समय में विदेशी मीडिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय खबर बना दिया, और ये सब एक ही दावे पर आधारित था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। ये दावा झूठ था। हर कोई ये जानता था। अधिनियम पढ़िए, कोई भी भारतीय से पढ़ सकता है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सताए गए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता पाने का तेज रास्ता देता था। ये कुछ लोगों को वो चीज देता था जिसका वादा उनसे वर्षों से किया जा रहा था। इसने किसी से कुछ छीना नहीं, किसी से भी नहीं। किसी भी भारतीय मुसलमान के नागरिकता को छुआ तक नहीं गया। मानवाधिकार कानूनों के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो दिया गया, उसे नॉन रिफॉल्मेंट कहा जाता है। आप शरणार्थियों को उन देशों में वापस नहीं भेज सकते जहां से वे आए हैं और जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुस्लिम समुदाय में जो चिंता फैलाई गई थी, वो बनाई गई थी। ये झूठ बिना किसी विरोध के हर किसी ने दोहराया। अब हम सभी जानते हैं कि पहचान को लेकर चिंताएं बहुत गहरी होती हैं, और उन्हें हमेशा किसी खास कानून की जरूरत नहीं होती कि वे अचानक भड़क उठें। लेकिन ये जो खास दावा किया गया कि ये कानून भारत के मुस्लिम नागरिकों को निशाना बना रहा है, वो पूरी तरह से झूठ था। ये जानबूझकर गढ़ा गया था और इसके पीछे संगठित ढांचा था। फिर एक तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, कृषि कानून। दशकों से हर सरकार, जिसमें कांग्रेस सरकार भी शामिल है, कहती रही है कि भारत के कृषि बाजार को ऐसे सुधारों की जरूरत है। ये कानून वास्तव में उपयोगी थे और दशकों से इन पर चर्चा होती रही थी। ये किसान विरोधी नहीं थे। और फिर टूल किट आई।
पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि मो धालीवाल और अन्य लोगों द्वारा स्थापित एक खालिस्तानी संगठन है, ने एक क्रमबद्ध एक्शन प्लान तैयार किया था। 3 फरवरी 2021 को रिहाना ने इसके बारे में ट्वीट किया। ग्रेटा थनबर्ग ने भी इसके बारे में ट्वीट किया। अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की एक सूची ने भी उसी हैशटैग पर पोस्ट किया। उसी दिन ये कहना कि ये सब संयोग से हुआ, बहुत बड़ी संयोग की बात होगी। रिहाना जैसी हस्तियां बिना पर्याप्त फंड के दुनिया के किसी कोने के स्थानीय कानूनों पर ट्वीट नहीं करती। नतीजा यह हुआ कि कृषि कानून वापस ले लिए गए और भारत के खिलाफ यह प्लेबुक चलाने वाले सभी लोगों ने इससे एक बात सीखी कि ऐसी ऑपरेशंस कभी कभी काम कर जाते हैं। तो अब वे एक अलग बहाने के साथ इसी तरह का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। अब चलिए फिर से सीजेपी की ओर लौटते हैं। संस्थापक अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 30 वर्षीय पीआर छात्र हैं। उन्होंने पहले आप पार्टी के लिए मीम कैंपेन चलाए थे। एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट संयुक्त राज्य अमेरिका में रजिस्टर किया गया था। आंदोलन शुरू होने के 72 घंटे के भीतर इसके आंकड़े उन राजनीतिक पार्टियों से भी आगे निकल गए जिनका 40 साल का इतिहास है, सिर्फ 72 घंटे में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फॉलोअर्स फर्जी हैं, कुछ शायद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो छात्र अपनी शिकायत के कारण जुड़े हैं वे असली नहीं हैं। उनमें से कई सच में नाराज हैं, सच में भारतीय हैं और सच में आहत हैं। लेकिन मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इस सब का खर्च किसने किया है? पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कौन कर रहा है? सोशल मीडिया ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बैकबोन, इनमें से कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो एक महीने में 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी कीमत है। ये तथाकथित बिखरे हुए एक्टिविस्ट्स जो अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हुए, उन्होंने 72 घंटे में 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे पा लिए? अब देखिए कि असल में यह आंदोलन क्या मांग कर रहा है। अगर सीजेपी सच में परीक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहता तो मांगे बहुत स्पष्ट होती हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर लॉक कर दिए जाएं और हर परीक्षा के बाद स्वतंत्र ऑडिट कराए जाएं। टीसीएस या किसी भी अन्य थर्ड पार्टी को ऐसी परीक्षाओं में हर गलती के लिए भारी जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि वे बड़ी कंपनियां हैं। परीक्षा सुरक्षा के लिए खुद एक उचित नियामक संस्था बनाई जाए। आखिरकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला में इन मांगों को रखा जा सकता है और असली कानूनी बदलाव लाए जा सकते हैं। ये वाकई उस समस्या को ठीक करेंगे जिसने छात्रों के लिए परेशानियां पैदा की हैं। क्या आप ऐसी ही मांगे देखे हैं? या फिर मांगे ये हैं कि सरकार को जाना चाहिए, नेतृत्व बदलना चाहिए, पूरा सिस्टम ही अवैध है? ऐसी मांगे तो किसी भी परीक्षा की समस्या को हल नहीं करती। इनका मकसद सिर्फ एक ही चीज है, सत्ता परिवर्तन। और उस सत्ता परिवर्तन से जो लोग फायदा उठाते हैं वे छात्र नहीं होते। फायदा उठाने वाले वे लोग भी नहीं होते जिन्होंने इस आंदोलन के पीछे की पूरी मशीनरी बनाई थी। और जब उनका उम्मीदवार वाकई उस मशीनरी के दम पर सत्ता में आ जाता है तो कर्ज चुकाया जाता है, पैसे में नहीं बल्कि पहुंच और फैसलों में। भारत की पूरी संस्थागत व्यवस्था को धीरे धीरे उन हितों के मुताबिक ढालने में जो भारत के नहीं है, यही दांव पर लगा है। भारत की संप्रभुता, आपकी स्वतंत्रता। अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं उन सभी छात्रों से जो वास्तव में इससे प्रभावित हुए हैं। आपकी शिकायत जायज है। किसी को भी, यहां तक कि मुझे भी, आपको इसके विपरीत कहने न दें। परीक्षा प्रणाली ने सच में आपको निराश किया है। आपके जीवन के साल, आपके परिवार की जमा पूंजी, आपकी नींद, आपकी सेहत, आपका मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ, ये सब उन परीक्षाओं के लिए कुर्बान कर दिया गया जो समझौता कर ली गई थी। आपको जवाबदेही की मांग करने का पूरा हक है, लेकिन मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। जब इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं कि सरकार गिरनी चाहिए, तो उसके बाद आपकी परीक्षा की समस्या का क्या होगा? क्या नई सरकार अपने आप परीक्षा कंप्यूटरों की एंड पॉइंट सुरक्षा ठीक कर देगी? क्या यह अपने आप रुक जाएगा? क्या आपराधिक सिंडिकेट्स अपने आप टेस्ट सेंटर स्टाफ को रिश्वत देना बंद कर देंगे? क्या ये अपने आप टीसीएस या किसी अन्य थर्ड पार्टी का ऑडिट कर देगा? नहीं। और भी बुरा, अगर, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ये समस्याएं और सुरक्षा में सेंध वास्तव में विदेशी एजेंटों द्वारा, जैसे पाकिस्तान या अन्य देशों में नए आने वाले लोगों के साथ मिलकर और पूरी सहमति से करवाई गई हों, तो क्या होगा? देखिए, परीक्षा की समस्या एक तकनीकी और प्रशासनिक विफलता है। इसके लिए विशिष्ट संरचनात्मक समाधान चाहिए।
इसके लिए किसी राजनीतिक क्रांति की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे राजनीतिक क्रांति लाने की ही मांग की जा रही है। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ था। जिन छात्रों ने शेख हसीना की सरकार गिराई थी, उनमें से कुछ अब सार्वजनिक रूप से ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहां गलती की थी। वे एक ऐसे बांग्लादेश से बोल रहे हैं जहां जिन चीजों के लिए उन्होंने मार्च किया था वे कभी आई ही नहीं। जहां जिन नेटवर्क्स के लिए उन्होंने सरकार हटाने में मदद की थी वे कभी मजबूत हुए हैं, कभी कमजोर। उनमें से कई लड़कियों को अपमानित किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार हुआ, जिन्होंने उस पूरे विरोध प्रदर्शन में वास्तव में भाग लिया था। उनमें से कई ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है कि उन्होंने असल में वे सही नहीं थे, बल्कि पूरी बात को लेकर पूरी तरह गलत थे। वे एक ऐसे बांग्लादेश से बोल रहे हैं जहां जिन चीजों के लिए उन्होंने मार्च किया था वे कभी आई ही नहीं। उनका इस्तेमाल किया गया इसलिए नहीं कि वे मूर्ख थे, बल्कि इसलिए कि वे गुस्से में थे और किसी और ने उनके उस गुस्से का फायदा उठाया, क्योंकि वे पूरी तस्वीर नहीं देख पाए। भारत के युवाओं को इससे ज्यादा समझदार होना चाहिए। आप गुस्सा हो सकते हैं और फिर भी ये सवाल कर सकते हैं, मेरे गुस्से से किसे फायदा हो रहा है। आप जवाबदेही की मांग कर सकते हैं और फिर भी ये पूछ सकते हैं, क्या यह आंदोलन सच में मेरी समस्याओं को हल करेगा। इन दोनों सवालों को एक साथ अपने पास रखें। यही बुद्धिमानी है, कोई कमजोरी या भ्रम नहीं। तो अभी सच में क्या होना चाहिए? दो रास्ते हैं जिन्हें एक साथ चलना चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों साथ साथ। पहला रास्ता है परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना, वास्तविक तरीके से जवाबदेही स्थापित करके और तुरंत। हम परीक्षा कंप्यूटरों पर किसी भी रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर की अनुमति नहीं दे सकते। हार्डवेयर को पूरी तरह लॉक करना होगा। हर परीक्षा के दौरान सही एजेंसियों द्वारा लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर बड़ी परीक्षा के बाद एनटीए और थर्ड पार्टी द्वारा स्वतंत्र ऑडिट प्रकाशित किए जाने चाहिए। वेंडर्स पर बहुत सख्त रोक लगाने वाली सजा लगाई जानी चाहिए। पीसीबी इसमें शामिल है। हर बार जब सिस्टम फेल होता है, हमारा पेपर लीक हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, असली अधिकारों वाली एक उचित रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी। और टीसीएस नासिक ऑपरेशन के दौरान किस डेटा तक पहुंच बनाई गई है, इसकी पूरी फोरेंसिक जांच बेरहमी से की जानी चाहिए। ये ऐसे ठोस कदम है जिन्हें हासिल किया जा सकता है और किसी भी सरकार को इन्हें लागू करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। एक दो, मान लीजिए इस आंदोलन के पीछे कोई मिशनरी है। इसे फंड कौन करवाए? पैसे का पीछा गो? ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है, ये एक बुनियादी जवाबदेही का सवाल है। एफसीआरए की जांच लागू करो, जांच के नतीजे सार्वजनिक करो। बाहरी कनेक्शन कौन है? नासिक जांच में पाकिस्तान और मलेशिया बेस्ड हैंडलर्स की पहचान हुई थी। किसान आंदोलन की टूलकिट का संबंध एक खालिस्तानी संगठन से पाया गया था। सीजेपी मूवमेंट की बढ़ोतरी का समन्वय कौन कर रहा है, ये एक वैध जांच का सवाल है। और राजनीतिक लाभार्थी कौन है? जब किसी सरकार को कृत्रिम संकट के जरिए बदला जाता है तो उसका अस्तित्व उन्हीं लोगों के कारण होता है जिन्होंने वो संकट पैदा किया। वो कर्ज उस सरकार के बाद के हर फैसले को प्रभावित करता है। भारत का सिविल सोसाइटी, पत्रकार, विश्लेषक, शिक्षक और समुदाय के नेता, इन सभी को एक साथ दोनों पहलुओं को संभालना होगा। उन्हें ऐसा करना ही होगा। दोनों सवालों को आगे बढ़ाएं, छात्रों के असली गुस्से को मान्यता दें और उस मशीनरी का नाम लें जो इसका फायदा उठा रही है। छात्रों की असली शिकायत को मान्यता दें और सही बदलावों के साथ आगे बढ़ें। अगर आप इनमें से सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं तो आप गलत पक्ष की मदद कर रहे हैं। आपको दोनों करना जरूरी है। मैं आपको यह सोचने के लिए छोड़ता हूं। भारत की परीक्षा प्रणाली ने एक पूरी पीढ़ी के छात्रों को विफल कर दिया है। यही असली विफलता है। इसे उसी गंभीरता से सुधारने की जरूरत है जैसी हम किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के लिए लाते हैं, क्योंकि यही असलियत है। लेकिन भारत इस समय किसी और चीज का सामना कर रहा है। एक ऐसी परीक्षा जिसका ना कोई दिन तय है, ना कोई हॉल टिकट, ना कोई सिलेबस। परीक्षा यह है कि क्या पर्याप्त लोग जख्म और हथियार के बीच का फर्क देख सकते हैं? क्या हम उन चीजों पे गुस्सा हो सकते हैं और साथ ही ये भी साफ देख सकते हैं कि कौन हमारे उस गुस्से का इस्तेमाल कर? क्या हम असली सुधार की मांग कर सकते हैं और साथ ही किसी और के औजार बनने से इनकार भी कर सकते हैं? लोअर पिवेन रणनीति काहिरा, त्रिपोली, कोलंबो, ढाका और कई अन्य जगहों पर काम कर चुकी है। ये असली जख्म और उससे जुड़े हथियार को बनाकर काम करती है।